अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। आज कुछ दिनों के गैप के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 9। और आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जितने भी कंपैरेटिव एग्ज़ामिनेशन हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बच्चों हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है। और हम इस टॉपिक को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन से लेके इसका प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम डिटेल के साथ इसको स्टडी करेंगे। तो ये वाला हमारा जो लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा। इसमें हम तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आप लोग इसको पूरे लेक्चर को एक ही सिटिंग में कोशिश करें कि अगर आप इसको देख सकें और पूरी सिटिंग में आप लोग इस लेक्चर को सुने, इस लेक्चर के नोट्स बनाएं, बुक्स अपने पास रखें, पेपर्स पेन अपने पास रखें। और जब आप स्पेयर टाइम हो आपके पास तो फिर आप इस लेक्चर को डिटेल के साथ मुकम्मल सुने। ऑलराइट, तो जो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको हम इन शॉर्ट एसी जनरेटर भी कहते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो इसकी जो कुछ तरतीब होगी वो इस तरह से कि जिस तरह हम इसको पूरे लेक्चर में कवर करेंगे उसमें बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से कि हमारे पास एसी जनरेटर क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखेंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे और फिर इसकी डिटेल वर्किंग पे बात करेंगे और उस वर्किंग में फिर जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो चीज़ लिखेंगे वो है बच्चों इस हमारे टॉपिक की डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करें और सबसे पहले आप लोग नोट करें डेफिनेशन। राइट, तो डेफिनेशन जो है बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की अगर हम इससे बात करें तो मैं ये लिखता हूँ कि एन एसी जनरेटर इज़ अ डिवाइस। इसको लिखना शुरू करें आप भी साथ साथ। एन एसी जनरेटर इज़ अ डिवाइस दैट converts mechanical energy into electric energy। ये होगी जो हमारे पास इस एसी जनरेटर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में जो हमारे पास दो वर्ड्स जो है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी और दो वर्ड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एसी जनरेटर जो है बच्चों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो एक मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। राइट, ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन से हम लोग जानते हैं एज ए साइंस स्टूडेंट कि जो एसी जनरेटर है दैट इज़ एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये एक ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। राइट, अब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है जब वो प्रोड्यूस होता है, जब वो बन जाता है तो दैट इज़ एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट का होना या ऑल्टरनेटिंग करंट का होना एक्चुअली एक एनर्जी का होना है और उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। राइट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी और वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करता है एक एसी जनरेटर वो किसी और एनर्जी को कन्वर्ट करता है इस इलेक्ट्रिक एनर्जी में। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। राइट, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। तो जो डिवाइस है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ये बेसिकली एक एनर्जी को ही दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइट, इसमें जो आउटपुट एनर्जी है या आप ये कह लें कि जो हमारे पास रिजल्टेंट एनर्जी है, जो गेन हम करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट आर नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैकेनिकल एनर्जी की जो एग्जांपल्स की हम बात करें तो जो डैम्स में हम लोग डैम्स में जो जनरेटर्स लगाते हैं और वहाँ से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पानी के अंदर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है, उस पानी को हम यूज़ करते हैं और उसको टरबाइंस के ऊपर गिराते हैं, फिर उन टरबाइन से जनरेटर्स को चलाते हैं। तो इस तरह से
हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर उस केस में हम इन शॉर्ट कहें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ यूज टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलराइट बच्चों, इस तरह से अगर मैकेनिकल एनर्जी की हम एक और एग्जांपल की बात करें तो जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को यूज़ करके बड़े बड़े से फैंस जो हैं उनको घुमाकर उनको भी जनरेटर्स के साथ कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन दैट केस द मैकेनिकल एनर्जी इज़ विंड एनर्जी दैट वर्क्स एज वन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज़ अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। इस तरह जो इसकी एक और एग्जांपल जो है वो फ्यूल होता है। फ्यूल के अंदर जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे पेट्रोल है या न्यूक्लियर फ्यूल है, तो उनके अंदर जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। इसमें कोल भी है, राइट, फ्यूल है, पेट्रोल है, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी है। इन सारी एनर्जीज़ को इनडायरेक्टली जो है इन एनर्जी से हम वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं, फिर उस स्टीम से हम प्रेशर क्रिएट करते हैं और उस प्रेशर से बड़ी बड़ी सी टरबाइंस को रोटेट करते हैं और उन रोटेट होती हुई टरबाइंस के साथ जनरेटर्स को कनेक्ट करके फिर हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स, देयर कैन बी मैनी अदर एग्जांपल्स ऑल्सो। तो द ओवरऑल थिंग इज़ कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलराइट, ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है। दूसरी चीज़ जो हेडिंग हम बनाते हैं वो जो हेडिंग जो है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। मतलब एसी जनरेटर जो है वो अगर इस एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो एक्चुअली वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिस पर ये बेस करता है। तो उसके लिए जो आप लिख सकते हैं, एन एसी जनरेटर, एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction। ये जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। अगर इन शॉर्ट बताना हो तो जो एसी जनरेटर जो है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उस पर बेस करता है। अगर फैराडे लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो मैं लिखूं, दैट इज़ नेगेटिव एन टाइम्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये जो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी मैंने लिखा है, दिस थिंग इज़ कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये जो लेफ़्ट पर है दैट इज़ एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि एसी जनरेटर कुछ इस तरह से काम करेगा कि उसकी कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह से बनाई जाएगी, वो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बेस करेगा जिसमें फ्लक्स को चेंज किया जाएगा, या यूँ कह लें कि फ्लक्स में चेंज आएगी और उस फ्लक्स में चेंज की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो दिस इज़ फैराडेज लॉ एंड एसी जनरेटर वर्क्स on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction। And according to Faraday's law, ये बात बच्चों हम जानते हैं कि whenever there is a change in flux, whenever there is a rate of change of flux, we have an EMF induced in the coil or in the loop of being used। तो ये जो प्रिंसिपल होगा इस लॉजिक के मुताबिक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो इंड्यूस EMF को क्रिएट करेगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट बनेगा। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। ठीक होगी बात, इतनी चीज़ आप लोग नोट करें। फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर में। ठीक है, इसके लिए मैं इसको अरेज करता हूँ और इसकी जगह बच्चों हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर स्टेप बाय स्टेप। अच्छा बच्चों, उसमें अगली हेडिंग बनाएं आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग में आप लोग लिखें कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। अगर एक एसी जनरेटर बनाना हो
तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसके जो की एलिमेंट्स हैं या उसके जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। यहाँ पर हम उसमें डेफिनेटली उस तरह की मैकेनिकल अरेंजमेंट तो स्टडी नहीं करेंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या एक प्रैक्टिकल जनरेटर में होती है। हम लोग जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो की कंपोनेंट्स या की उसके पार्ट्स हैं उसको शो करेंगे और उससे हम उसका जो आइडिया है उसको जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फ्लक्स जो है वो चेंज होता है और उसमें किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बच्चों हम बात करें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करूँ और उसके बाद फिर उसके जो मेन की पार्ट्स हैं वो लिखूँ तो दैट इज़ बेटर। तो इसमें जो अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन बनाता हूँ, तो इस कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसको हम दो परमानेंट मैग्नेट से प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से बच्चों दिस इज़ मैग्नेट, दिस इज़ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, राइट। और इसी तरह से एक और हम लेते हैं दैट इज़ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। लेट्स से दिस इज़ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट और this is south pole of the magnet, these are two poles of the magnet। और इन दोनों मैग्नेट से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करेंगे और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग एक कॉइल प्लेस करेंगे, राइट। और इस तरह से जो कॉइल होगी वो हम लोग प्लेस करेंगे और ये वो कॉइल है जो हमने इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की है। और ये इस कॉइल के जो है वो दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के साथ हम लोग जो है वो स्लिप रिंग्स जो है वो कनेक्ट करेंगे। अभी हम इस पर बात करते हैं। ये हमारे पास एक स्लिप रिंग है और इसके बाद एक और हमारे पास स्लिप रिंग है जो इसके बिल्कुल ऊपर है। और इस जो स्लिप रिंग्स हैं हमारे पास, इस स्लिप रिंग का नाम आर है और इसका नाम जो है वो आर प्राइम है। इन दोनों स्लिप रिंग्स के साथ कार्बन ब्रशेस होते हैं और जो कार्बन ब्रशेस जो हैं उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट दिखाते हैं। लेट्स से दिस इज़ वन कार्बन ब्रश और इस कार्बन ब्रश को हम इस कलर से दिखा देते हैं और इस तरह यहाँ पर एक कार्बन ब्रश होगा और इस कार्बन ब्रश को भी हम एक इस कलर से शो कर देते हैं। तो ये जो हैं दो कार्बन ब्रशेस हैं और इन कार्बन ब्रशेस के साथ हमने एक एक्सटर्नल जो वायर्स हैं ये कनेक्ट की हैं यहाँ पर। और इसमें जो हमारे पास ये हमारे पास वायर्स हैं और यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे लोड, दैट इज़ समटाइम्स कॉल्ड आउटर सर्किट। तो ये जो हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास कॉइल और फिर कुछ इसके डिफरेंट पार्ट्स, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो करता हूँ इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। इस कॉइल के जो है ये जो कॉइल है हमारे पास, इस कॉइल की 4 साइड्स हैं A, B, C एंड D, ये हम नाम रखते हैं। वी नीड अ मैकेनिकल सोर्स टू रोटेट दिस कॉइल। यहाँ पर हमारे पास एक मैकेनिकल सोर्स होगा और इस मैकेनिकल सोर्स में हम लोग इसका ले रहे हैं फ्रंट व्यू। तो दिस मैकेनिकल सोर्स विल रोटेट दिस कॉइल एंड दिस रोटेटिंग कॉइल विल इंड्यूस एन EMF। ये जो आपके सामने जो मैंने ड्राइंग की है, इस ड्राइंग को आप लोग जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से हमें किसी भी AC जनरेटर का एक जो मेन प्रिंसिपल है या उसकी जो वर्किंग आइडिया है वो हमें इस डायग्राम से मिल जाता है। तो इसमें जो अगर मैं इसके जो है वो लिस्ट बनाऊँ अगर इसकी, तो हमारे पास वो जो लिस्ट जो है वो इस तरह से बनती है। नंबर 1 और डिफरेंट इसमें पार्ट्स हैं, मैं पहले नंबरिंग इसमें लिख लेता हूँ। तो इसमें जो हमारे पास नंबर 1 में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, राइट। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं इन दोनों मैग्नेट से, नॉर्थ और साउथ पोल्स यूज़ करके। और उसके बाद जो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है
रेक्टेंगुलर कॉइल, और हमने वो रेक्टेंगुलर कॉइल ली है ABCD, उसका एक नाम है, राइट। उसके 4 कॉर्नर्स हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हम लोगों ने यूज़ किए हैं स्लिप रिंग्स, और वो स्लिप रिंग्स जो हैं वो हैं R एंड R प्राइम, जस्ट उनके नाम रखे हैं। ये एक रिंग है, ये R है और ये R प्राइम है। और इन दोनों रिंग्स के साथ जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं कार्बन ब्रशेस, राइट। कार्बन ब्रशेस जो हैं, लेट्स से ये ब्रश जो है दैट इज़ B एंड दिस ब्रश इज़ B प्राइम। ये 2 कार्बन ब्रशेस हैं विच इज़ B एंड B प्राइम। ये दोनों कार्बन ब्रशेस जो हैं that are stationary, they are not moving, they are not vibrating or something। इसकी अभी बात करते हैं। नंबर 5 we have load। Load means some outer circuit that we are where we have to consume electric energy, and the last one is a mechanical source of energy, right। So these are some key parts of any alternating current generator। ये किसी भी जनरेटर में ये वाले की पार्ट्स जो है ये चाहिए होंगे। तो अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करें इस कंस्ट्रक्शन से, जो अगर हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि हम एक मैकेनिकल सोर्स यूज़ करेंगे। जैसे अभी मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया आपसे, मैकेनिकल सोर्स कैन बी वाटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर। Mechanical source can be fuel, which is coal, petrol or nuclear fuel, and mechanical source can be wind energy। तो one of the mechanical source is used to rotate this coil। मकसद सिर्फ ये है कि वो mechanical source इतनी एनर्जी देगा कि जिस एनर्जी को हम यूज़ करते हुए इस कॉइल को रोटेट कर सकें। जब ये कॉइल रोटेट होगी तो दिस कॉइल विल रोटेट विद इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विद इन दीज 2 मैग्नेट्स। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कॉइल की एक पोजीशन है जिसको आप देख सकते हैं। इस पोजीशन पर ये कॉइल मौजूद है, और जो इस कॉइल के साथ दोनों एंड्स के साथ हमने 2 रिंग्स जो है वो कनेक्ट किए हैं। अब ये जो रिंग्स हैं ये इस तरह से कनेक्ट हैं कि ये जो रिंग R है, ये रिंग R कनेक्ट है इस बैटरी की AB साइड के साथ। ये जो कॉइल है इसकी जो AB साइड है उसके साथ ये रिंग अटैच है। यहाँ से ये जो वायर है, ये वायर हमने कनेक्ट की हुई है इस रिंग के साथ, जबकि ये जो एंड है इस बैटरी की, ये वाली जो साइड है CD साइड, इस CD साइड की ये जो वायर है ये एक्चुअली इस रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये इस रिंग में से पास करती हुई ऊपर जा रही है और इस दूसरे रिंग R प्राइम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, तो सिचुएशन जो है हमारे सामने इस तरह से है कि 2 रिंग्स हैं, और इस रिंग को हमने, नीचे वाला जो रिंग है R जिसका नाम रखा है, इसको बैटरी की इस AB साइड, इसको कॉइल की इस AB साइड के साथ कनेक्ट किया यहाँ पे, और ये जो दूसरी साइड है कॉइल की वो इस रिंग में से गुजर के ऊपर चला जाएगा। ये रिंग में से गुजर के ये वायर जो है ये रिंग में से गुजर के ऊपर चली जाएगी और ऊपर गुजर कर इस R प्राइम रिंग के साथ कनेक्ट होगी। तो एक्चुअली ये जो दोनों रिंग्स हैं ये काम करते हैं एज 2 टर्मिनल्स ऑफ कॉइल, राइट। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि 2 रिंग्स वर्क एज 2 एंड्स ऑफ द कॉइल। ये बड़ी अच्छी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जिसमें इस कॉइल के साथ ये दोनों रिंग्स अटैच हैं। ये कॉइल के 2 एंड हैं, आप ये समझ सकते हैं इंडिपेंडेंट, कि ये जो रिंग है ये कॉइल का एक एंड है, ये वाली AB साइड के साथ कनेक्ट है, और ये जो दूसरा रिंग है R प्राइम, ये इस कॉइल की CD साइड जो है, ये दूसरी साइड जो है उसके साथ कनेक्टेड है। तो दीज आर 2 टर्मिनल्स ऑफ द कॉइल। उसके बाद जो अब ये जो दोनों रिंग्स हैं ये एक्चुअली 2 टर्मिनल हैं इस कॉइल के। तो इन दोनों रिंग्स के साथ 2 कार्बन ब्रशेस अटैच हैं, और मतलब कार्बन ब्रशेस यहाँ पर इस तरह से मौजूद हैं कि ये दोनों कार्बन ब्रशेस B और B प्राइम इन रिंग्स के साथ फिक्स्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इनको किसी ग्लू से इसको साथ जोड़ दिया है, ये फिक्स कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये ब्रशेस इनके साथ फिक्स्ड नहीं है, बल्कि ये ब्रशेस इनके साथ टच होते हैं, या ब्रशेस जो हैं ये दोनों कार्बन ब्रशेस इस तरह से मौजूद हैं कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी और इस रोटेट करती हुई कॉइल के साथ ये दोनों रिंग्स भी रोटेट करेंगे, तो ये दोनों रिंग्स रोटेट होते हुए इन ब्रशेस के साथ स्लिप होंगे
कि ये ब्रशेस जो है वो इस तरह मौजूद होंगे कि जब ये रिंग रोटेट करेगा तो ये इस रोटेट होते हुए रिंग के साथ जो है वो कनेक्ट होंगे। तो ये ब्रश इस तरह है कि जब रिंग यहाँ पे घूमेगा तो वो रिंग जो है वो घूमता हुआ रिंग इस ब्रश के साथ हमेशा टच रहेगा। तो ये दोनों ब्रशेस इस तरह से यहाँ पे फिक्स किए गए हैं कि वो इन रिंग्स के साथ टच होते रहें। तो उससे ये होगा कि जो भी करंट इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा, पैदा होगा, वो करंट इस कॉइल में से जब इन रिंग्स में आएगा तो फिर इन कार्बन ब्रशेस के ज़रिए वो आउटर सर्किट या लोड में चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो है ये हमारे पास किसी भी एसी जनरेटर का एक की जो फंक्शन है या की जो पार्ट है वो इस तरह से काम करता है कि एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया जाता है। अब ये जो पार्ट्स हैं ये मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, ये स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस और ये लोड वगैरह। कार्बन ब्रशेस में कार्बन को यूज़ करने की एक वजह ये है कि ये चूँकि मतलब इसमें ये ज़्यादा टेम्परेचर पे विद स्टैंड हो जाती है, डी शेप नहीं होती। मतलब जब ये रिंग्स जो हैं जब ये रोटेट करेंगे और ये इन कार्बन ब्रशेस के साथ कॉन्टीन्यूसली कांटेक्ट में रहेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगी, और अगर वो हीट ज़्यादा होती है तो उस हीट के ज़्यादा होने की वजह से ये जो कार्बन की वजह से ये जो ब्रशेस हैं ये जल्दी डैमेज या डी शेप नहीं होंगे। अगर कार्बन की जगह कोई और मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो ब्रशेस हैं वो जल्दी डी शेप या डैमेज हो जाएँ और उनको फिर रिप्लेस करना पड़े। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ कि हम उसमें फिर कार्बन यूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो दिस इज़ द मेन स्टोरी ऑफ एसी जनरेटर। अब इसमें जो ये है कि यहाँ पे फैराडे लॉ जो है, अभी मैंने लिखा था कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडे लॉ है। तो फैराडे लॉ में अब ये देखें यहाँ पर सिचुएशन कि ये जो कॉइल है ये जब रोटेट करेगी, लेट्स से कि ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बनते हैं, तो इन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इस कॉइल के रोटेट होने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें, अब ये जो मैं रेस कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जिसमें कॉइल की कोई पोजीशन ऐसी होगी जिसमें उस कॉइल का फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेट्स से कि ये कॉइल किसी पोजीशन पर जो है वो इस तरह से अरेंज होती है कि इस पोजीशन पर ये कॉइल बिल्कुल इस तरह से आ जाती है कि जिस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जब इसमें से पास करती हैं तो दैट आर मैक्सिमम, या आप यूँ कह लें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू दिस कॉइल। कुछ ऐसी पोजीशन भी बन जाती है। और फिर इस कॉइल की कोई पोजीशन ऐसी भी बनती है जिसमें ये लेट्स से कि बिल्कुल फ्लैट है, और इस बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इस कॉइल के ऊपर से पास करेंगी। तो इस केस में फ्लक्स ज़ीरो होगा, और जो इस केस में जो फ्लक्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम, राइट। सो फ्लक्स विल चेंज फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम इन सम सिचुएशन, कि जब ये कॉइल इस पोजीशन से इस पोजीशन में आती है, एक पैरेलल पोजीशन से पैरेलल पोजीशन में जिसमें मौजूद होती है, तो कोई भी लाइन पास नहीं करती। जब इस पैरेलल पोजीशन से रोटेट करती हुई इस पोजीशन में आ जाए कि इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास करें तो इसका फ्लक्स जो है दैट गोज़ टू मैक्सिमम। सो फ्लक्स चेंज होता है ज़ीरो से मैक्सिमम। दिस चेंज इन फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ इन कॉइल। तो दिस इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाउ इट वर्क्स, यानी किस तरह से फैराडे लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। सो दिस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल, एंड दिस ईएमएफ, दिस साइन इज़ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ये इस तरह से हमारे पास जो इसमें ईएमएफ जो है वो किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। ऑलराइट बच्चों, अब ये आइडिया आप लोगों को समझ आ गया। अब इसमें हम नेक्स्ट हेडिंग जो है कंस्ट्रक्शन के बाद वो जो बना लेते हैं, इसमें वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, या वर्किंग में हम कहते हैं हेडिंग हम इसकी वर्किंग ही लिखेंगे। हम लिखेंगे वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। इस वर्किंग के अंदर हम इस एसी जनरेटर का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो ड्राइव करते हैं, जिसमें ये है कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि किसी एसी जनरेटर में कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है तो वो भी हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसके लिए मतलब वर्किंग जो है बेसिकली उस वर्किंग का मतलब यहाँ पर है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड
इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम ये कह सकते हैं कि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। और उसके लिए जो ये है, जब हम इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ को लेना चाहेंगे तो उसके लिए हमें इस कॉइल की किसी एक पोजीशन को डिस्कस करना होगा। अब चूँकि ये कॉइल तो रोटेट करती है, ये तो 360 डिग्रीज रोटेट करेगी, तो इट हैज़ सो मैनी पोजीशंस। At some moment this coil is parallel to magnetic field, at some moment it is perpendicular to magnetic field, and at some moment it makes an angle theta with the magnetic field। तो बहुत सारी पोजीशन इसकी बनेगी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम इसकी वो पोजीशन लेंगे जिस पोजीशन में इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो दैट सिचुएशन इज़ लाइक दिस। लेट्स से अगर इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करूँ तो इसकी एक पोजीशन अगर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ नॉर्थ, और ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ साउथ, और जो कॉइल है वो यहाँ पर इस तरह से जो है वो प्लेस्ड है, और इस कॉइल को इस तरह से प्लेस किया गया और ये इसकी पोजीशन है। यहाँ पर जो है ये दोनों जो स्लिप रिंग्स हैं वो कनेक्टेड हैं, राइट, और यहाँ से फिर ये एक यहाँ पे और दूसरा स्लिप रिंग जो है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, और उसके बाद जो है वो इसके साथ कार्बन ब्रशेज़ हैं। लेट्स से अगर मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूँ तो दिस इज़ द सेम थिंग, ये कार्बन ब्रशेज़ हैं, और कार्बन ब्रशेज़ जो हैं इनके साथ हमने कनेक्ट किया है आउटर सर्किट यहाँ पे, और यहाँ पर हमने हमारे पास लोड है जहाँ पे ये करंट कंज्यूम होगा R एंड R प्राइम। तो कॉइल की ये जो पोजीशन है दैट इज़ ABCD, ये पोजीशन इस पोजीशन से वन ऑफ द पोजीशंस, वो भी एक पोजीशन है और ये भी इसकी एक पोजीशन है, और इस पोजीशन में ये यहाँ पर इसका जो है ये मैकेनिकल सोर्स है। तो इस पोजीशन में अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि इस पोजीशन में कितना इसके अंदर कितनी ईएमएफ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसका हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो बना सकते हैं, और वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज़ मैं अभी उसको ड्राइव करता हूँ। ये पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लें, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड विच डायरेक्शन इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये इस कॉइल में इस तरह से मौजूद होगा, और इसको अगर मैं सॉलिड लाइन से दिखाऊँ तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी, राइट। तो उसके बाद ये देखिए जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब जो यहाँ पे ये है हमारे पास सिचुएशन कि हमने इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हमने फाइंड करना है, या जो ईएमएफ इसके अंदर आएगी वो इस कॉइल में हमने कैलकुलेट करना है। देखिए जो हमने ये एक टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी मोशनल ईएमएफ, जो कि फैराडे लॉ की ही एक्सप्लेनेशन से पहले हम लोगों ने देखा था। तो मोशनल ईएमएफ जो है ये जो हमारे पास एक ऐसी ईएमएफ है जो किसी कंडक्टर की किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से पैदा होती है, राइट। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अगर मैं ये पॉइंट लिखूँ कि ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ magnetic field, EMF induced by the motion of a conductor in a magnetic field is known as motional EMF, right। ये जो हमने जो है वो एक चीज़ पढ़ी थी, एक टॉपिक हमने पढ़ा था, और उसमें हमारे पास जो हमारे पास अरेंजमेंट थी, जो स्कीमेटिक अरेंजमेंट थी, वो इस तरह थी कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग रेल्स हों, लेट्स से दीज आर टू कंडक्टिंग रेल्स एंड देयर इज़ अ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड, और यहाँ पर एक कंडक्टर है जो हमने प्लेस किया है AB, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो ये जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 मोशनल EMF, सॉरी लेक्चर नंबर 3, ये आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो ये था कि जब इस कंडक्टर AB को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे और इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो इस डायरेक्शन में अगर इसकी मूवमेंट बनेगी
तो इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो ईएमएफ इंड्यूस होगी ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस इन द कंडक्टर। जो यहाँ पे राइट हैंड रूल अगर हम लगाएंगे और इस राइट हैंड रूल के मुताबिक सिचुएशन ये है कि ये कंडक्टर जो है ए बी, ये कंडक्टर मूव करेगा राइट डायरेक्शन में और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है, राइट। तो इस कंडक्टर ए बी के अंदर जो चार्जेस होंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनके ऊपर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो चार्जेस जो है इस कंडक्टर के अंदर मूव होंगे फ्रॉम इट्स एंड ए टू इट्स एंड बी, राइट। ये सिचुएशन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, राइट। तो इस कंडक्टर ने जब v वेलोसिटी के साथ राइट डायरेक्शन में मूव करना है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जब v की डायरेक्शन में थंब हो और फिंगर्स हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनटू द प्लेन, तो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो B पॉइंट जो है यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है और A पॉइंट पर पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं B पर और A पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो कि इस कंडक्टर में पैदा हुई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कंडक्टर के अंदर आई ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब जो वो जो ईएमएफ होती है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर आती है, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज़ वी बी एल इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर जो थीटा है दैट इज़ एंगल बिटवीन बी एंड वी। एंगल इज़ बिटवीन वी and B. V is velocity, B is magnetic field. So angle between V and B is theta. अब ये चीज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास एक कॉइल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो कॉइल है विच इज़ A, B, C and D, इस कॉइल की ये पूरी कॉइल जो है इसको हम 4 पार्ट्स में या 4 साइड्स में एक्चुअली एज्यूम करते हैं कि इसकी 4 साइड्स हैं और इस कॉइल के अंदर जब ये रोटेट करती है और हम ये कहते हैं कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो वो जो ईएमएफ है वो एक्चुअली इंड्यूस होती है इस कॉइल की इन चारों साइड्स के अंदर। तो इस कॉइल की जो साइड है ये वाली ए बी, बी सी इसकी साइड है, सी डी इसकी साइड है और इसी तरह डी ए इस कॉइल की साइड है। तो इस कॉइल की एक्चुअली 4 साइड्स हैं और इन चारों साइड्स में हम देखते हैं कि ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती है या नहीं, या किस में होती है या किस में नहीं होती। अब जो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए, इस सिचुएशन को यहाँ पर अप्लाई किया जाए, तो इसमें ये सिचुएशन इस तरह से है कि हमारे पास ये जो कॉइल है ए बी सी डी, इस कॉइल की ये जो साइड है ए बी, इसको अगर हम एक कंडक्टर एज्यूम करें और ये समझें कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज़ L और ये कंडक्टर है ए बी। अब ये कंडक्टर जो है जब ये कॉइल रोटेट करती है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, जब ये इस तरह से रोटेट करेगी तो ये जो कंडक्टर है ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये जो साइड ए बी है, इस साइड ए बी की जो मोशन होगी या जो डायरेक्शन होगी मूव करने की, या डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी इस साइड ए बी की, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ साइड ए बी विल बी इनटू द प्लेन। और इनटू द प्लेन शो करने के लिए हम क्रॉस की सिंबल जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये है कि यहाँ पर कंडक्टर जो है ए बी ये मूव कर रहा है इनटू द प्लेन, इस पोजीशन पर, कॉइल की इस पोजीशन पर। तो यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड रूल यूज़ करूँ तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मेरा जो थंब है दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस साइड ऑफ द कॉइल वो इनटू द प्लेन होगी और मेरी जो फिंगर्स हैं वो पॉइंट होंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस सिचुएशन के मुताबिक जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे इस साइड के अंदर, उन चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, यानी उन चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगेगी ए साइड से बी साइड की तरफ। यानी चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर मौजूद हैं इस कंडक्टर के अंदर तो वो चार्ज पार्टिकल मूव होना शुरू हो जाएंगे ए साइड से बी साइड के अंदर। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाएगा और ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है
वो कम हो जाएगा, बिल्कुल जो सिचुएशन यहाँ पर बनी थी। तो इस पोटेंशियल के ज़्यादा होने और इस पॉइंट पर पोटेंशियल के कम होने से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में इस कॉइल की इस साइड ए बी के अंदर एक मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी, राइट। एंड दैट मोशनल ईएमएफ विल बी द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द साइड ए बी ऑफ द कॉइल विल बी वी बी एल इंटू साइन थीटा। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब ये कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर करंट पैदा होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी वी बी एल इंटू साइन थीटा। सो v इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस साइड ऑफ द कॉइल ऑफ दिस कंडक्टर, b द मैग्नेटिक फील्ड, l द लेंथ एंड थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। तो इसका मतलब है कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी, इस पोजीशन पर रोटेट होना शुरू होगी, तो इस पोजीशन पर इस कॉइल में इसकी साइड ए बी में ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उस ईएमएफ की वैल्यू होगी वी बी एल इंटू साइन थीटा। ऑलराइट बच्चों, ये पॉइंट आपको समझ आ गया, दोनों सिचुएशन सिमिलर हैं। इसी तरह उसके बाद मैं एज्यूम करता हूँ इस कॉइल की साइड सी डी, इस सी डी साइड में भी इसकी जो लेंथ है वो भी एल है, इक्वल्स टू ए बी, और इस पर अगर मैं देखूं तो इस साइड की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बन रही है आउट ऑफ द प्लेन, और उस आउट ऑफ द प्लेन को डॉट लगा के रिप्रेजेंट अगर मैं करता हूं, तो अगर कॉइल की ये वाली साइड राइट साइड ए बी इनटू द प्लेन जाती है, तो कॉइल की ये वाली साइड सी डी आउट ऑफ द प्लेन आएगी। और राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैं यहाँ पे चार्जेस के ऊपर फोर्स को फाइंड करना चाहूँ, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मेरा थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, विच मीन्स के वेलोसिटी ऑफ द साइड सी डी इज़ आउट ऑफ द प्लेन, और जो फिंगर्स हैं मेरी वो पॉइंट कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स जो है दैट विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में कि जब ये कॉइल का ये वाला एंड बाहर की तरफ मूव करेगा, तो इसमें जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी वो फोर्स लगेगी सी एंड से डी एंड की तरफ, फ्रॉम एंड सी टू डी। तो चार्जेस मूव करेंगे सी से डी की तरफ, डी पर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा और सी पर पोटेंशियल कम हो जाएगा, विच मीन्स के इस कॉइल की इस साइड सी डी के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, या हम कह सकते हैं कि एक ईएमएफ इंड्यूस हुई इस साइड सी डी के अंदर, और वो जो सी डी साइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई वो होगी वी बी एल टाइम्स साइन थीटा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जितनी स्पीड जितनी वेलोसिटी इस साइड की होगी इनटू द प्लेन, वही वेलोसिटी इस साइड की होगी आउट ऑफ द प्लेन। बी भी सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, और एंगल भी दोनों का सेम होगा। सो द सेम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द साइड ए बी एंड सी डी ऑफ दिस कॉइल। यहाँ तक बच्चों बात समझ आ गई आपको इस रूल के मुताबिक। बाकी बची इस कॉइल की दो साइड, एक है साइड बी सी और एक है साइड डी ए। इन दोनों साइड्स के अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, और उसकी वजह बच्चों ये है कि अगर मैं एज्यूम करूं कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q पड़ा है, या अगर मैं एज्यूम करूं कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है, तो कॉइल जब रोटेट करेगी तो ये जो चार्ज पार्टिकल है लेट्स से कि ये इनटू द प्लेन है, और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है लेट्स से कि ये आउट ऑफ द प्लेन मूव करता है। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये चार्ज इनटू द प्लेन जाता है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैं अपने थंब को पॉइंट करूं इस चार्ज की मोशन की तरफ, तो ये चार्ज इनटू द प्लेन जाता है, और मेरी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हों, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर इस चार्ज की बात करें और इस चार्ज पर की जो मोशन है वो आउट ऑफ द प्लेन हो बाहर की तरफ, और मैं अपने थंब को पॉइंट करूं इस चार्ज की डायरेक्शन की तरफ और फिंगर्स को पॉइंट करूं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगी, इस चार्ज पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस चार्ज पर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो इन दोनों चार्जेस पर इस फोर्स की वजह से ये जो लगी हैं राइट हैंड रूल के मुताबिक, ना तो ये चार्ज सी से बी की तरफ जाएंगे और ना ही ये चार्ज बी से सी की तरफ आएंगे। इसका मतलब है कि पॉइंट सी, इस कॉइल का जो इसका कॉर्नर सी है और इसका कॉर्नर बी है, इन दोनों कॉर्नर्स पर चार्जेस एक जैसे ही रहेंगे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जितने चार्जेस बी पर हैं उतने चार्जेस सी पर हैं। तो इन चार्जेस की जो मोशन होगी, जो बी सी साइड है, इस साइड
कॉइल की इस साइड में जो ये वाला कंडक्टर है, इस साइड में चार्जेस किसी भी बी और सी की तरफ मूव नहीं करेंगे, जिससे इस साइड के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो क्रिएट नहीं होगी। तो बी सी साइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। बी सी साइड में ईएमएफ इंड्यूस होती उस केस में कि अगर ये जो चार्ज हैं इस साइड में वो या तो बी की तरफ मूव करते या फिर वो सी की तरफ मूव करते, राइट। सिमिलरली ये जो साइड डी ए है, यहाँ पर जो चार्जेस हैं पड़े हुए, उन चार्जेस पर भी उनकी जो मोशन है, अगर उसके मुताबिक हम राइट हैंड रूल यूज़ करें तो क्यू पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड और इस क्यू पर फोर्स लगेगी अपवर्ड। तो इस फोर्स की वजह से इन चार्जेस की जो मोशन है वो डी से ए या ए से डी की तरफ नहीं होगी, बल्कि इस तरफ डाउनवर्ड या अपवर्ड होगी, जिसकी वजह से ये चार्जेस उधर ही मौजूद रहेंगे। क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है इसलिए ये मूव फ्रीली नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर ये चार्जेस डी से ए और ए से डी की तरफ नहीं जा रहे तो इस साइड डी ए और ए डी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो हम ये कह देते हैं कि साइड बी सी और साइड डी ए दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस है वो ज़ीरो है। तो इस पोजीशन पर बच्चों, इस पोजीशन पर इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, इस पूरी कॉइल को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और चारों हिस्सों की हम ईएमएफ को ऐड कर लें तो दैट विल बी द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो अब मैं इसको यहाँ से एरेज करता हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कि EMF इंड्यूस्ड इन द साइड, EMF इंड्यूस्ड इन द साइड ए बी एंड सी डी, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अब मैं लिखता हूँ टोटल EMF इंड्यूस्ड इन द coil is, right, that total EMF induced in the coil will be EMF induced in the side AB plus EMF induced in the side BC plus EMF induced in the side CD plus EMF induced in the side DA। तो इस coil के चारों साइड्स में जो EMF induced होगी, that sum of all that EMFs will be the total EMF। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो AB साइड है उसमें जो EMF आएगी दैट विल बी VBL इंटू साइन थीटा। BC साइड में जो EMF आएगी दैट विल बी ज़ीरो, प्लस CD साइड में जो EMF आएगी दैट विल बी VBL इंटू साइन थीटा, और DA साइड में जो EMF आएगी दैट विल बी ज़ीरो। सो द टोटल EMF इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल विल बी 2 VBL टाइम्स साइन थीटा। तो ये जो EMF होगी जो इस कॉइल के अंदर टोटल EMF जो इंड्यूस होगी दैट विल बी 2 VBL टाइम्स साइन थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पहले इसको बॉक्स बनाएं कि ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है। अब इसको थोड़ा सा जो है हम इस तरह लेते हैं कि ये जो V है दैट इज़ एक्चुअली द स्पीड ऑफ दिस साइड ऑफ द कॉइल और दिस साइड ऑफ द कॉइल, या वेलोसिटी है या इस साइड की वेलोसिटी या इस साइड की वेलोसिटी। सो वी नो अ रिलेशन कि हम ये लेते हैं कि जब ये मैकेनिकल सोर्स हमने यूज़ किया था तो इस मैकेनिकल सोर्स से ये जो कॉइल है ये एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव की थी। तो इस कॉइल की जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है या वेलोसिटी है दैट इज़ ओमेगा, राइट, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। तो वी नो अ रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा, तो उसके मुताबिक हमें पता है कि जो V होता है दैट इज़ इक्वल्स टू R ओमेगा। इसमें R जो है वो हमने एज्यूम किया है कि इस कॉइल का जब ये रोटेट करेगी तो इसका रेडियस है, राइट। जब ये रोटेट करेगी तो हाफ ऑफ विड्थ ऑफ द कॉइल विल बी द रेडियस। तो इस V की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो EMF आएगी दैट विल बी 2 टाइम्स R ओमेगा BL इंटू साइन थीटा, राइट। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। तो V की जगह हमने R ओमेगा को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद एक स्टेप और हम आगे चलते हैं, तो हम यहाँ पे 2RL ओमेगा B इंटू साइन थीटा लिखते हैं।
अब ये जो ब्रैकेट में हमारे पास 2RL है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या सिचुएशन है। अगर ये R है और 2R हम कर देते हैं, तो दिस पार्ट ऑफ द कॉइल इज R, दिस पार्ट ऑफ द कॉइल इज R, सो 2R मीन्स द विड्थ ऑफ द कॉइल। ठीक है बच्चों, सो 2R इज एक्चुअली विड्थ ऑफ द कॉइल। अगर हम इसका अगर हम टॉप व्यू देखें अगर इस कॉइल का, तो इसका जो टॉप व्यू है उसमें हमारे पास ये जो साइड है ये A है और ये वाली साइड जो है ये D है, और जो इसमें ये जो है ये R है, तो ये वाली साइड ये वाला पोर्शन भी R है। सो द टोटल विड्थ ऑफ दिस कॉइल इज़ 2R, राइट। तो 2R जो है दैट इज़ एक्चुअली विड्थ ऑफ द कॉइल, ये विड्थ है। तो L जो है, अब इस कॉइल की जो लेंथ है ली हुई हमने वो L है, राइट। सो L इज़ द लेंथ ऑफ दिस कॉइल। सो 2RL मीन्स एरिया ऑफ द कॉइल। तो 2RL जो है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम द एरिया ऑफ द कॉइल। तो इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा लिखें तो ये जो लिखा हुआ है मैंने 2RL, इस 2RL की जगह जो A आ जाएगा, सो वी कैन राइट EMF इज इक्वल्स टू A ओमेगा B टाइम्स साइन थीटा। सो दिस इज EMF इंड्यूस्ड in the coil. If we assume only one turn of the coil or one loop of the coil, तो उसके अंदर जो EMF आएगी that EMF will be A ओमेगा B टाइम्स साइन थीटा। तो ये देख लें बच्चों आप, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास A ओमेगा B साइन थीटा जो है that is the EMF induced in one side of the in one loop of the coil। और इसको अगर हम जनरलाइज कर दें तो जनरलाइज बच्चों इस तरह कर दें कि लेट देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिर जो EMF होगी दैट विल बी n ओमेगा AB टाइम्स साइन थीटा। सो दिस EMF इज एक्चुअली द टोटल EMF induced in the coil of generator having n number of turns। तो ये आप देख लें बच्चों, इसमें इस कॉइल के अंदर जब ये रोटेट करेगी तो इस रोटेट करती हुई कॉइल के अंदर ये जो EMF होगी n ओमेगा AB साइन थीटा, ये EMF उसके अंदर इंड्यूस होगी। इसमें n जो है दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा जो है दैट इज़ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, और जो A जो है दैट इज़ एरिया ऑफ द कॉइल, B जो है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और थीटा जो है इस केस में दैट इज़ एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये बात बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। अब इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ और आगे इस पर डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लें, टोटल EMF उसको ऐड किया और ये थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, ठीक है जी। तो अब हम इस रिज़ल्ट पे अगर डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास मज़ीद कुछ बातें हमें जो इसकी पता चलती हैं, और वो इस तरह से कि EMF जो है हमारे पास, अब हमारे पास EMF का जो फार्मूला है दैट इज़ n ओमेगा AB टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। पहले ये EMF हमारे पास थी, ये EMF थी 2VBL साइन थीटा। तो एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, और फिर इस एक्सप्रेशन को हमने चेंज किया और इस एक्सप्रेशन को चेंज करके हमने ये वाला एक्सप्रेशन बना दिया। तो इस एक्सप्रेशन में बच्चों ये जो थीटा है ये होता है V और B के दरमियान एंगल, लेकिन इस एक्सप्रेशन में ये जो थीटा है दैट इज़ एंगल बिटवीन A एंड B। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कहेंगे यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन में V और B के दरमियान और इस एक्सप्रेशन में A और B के दरमियान। इसको हम यूँ भी जो है वो देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका हमारे पास जो EMF का एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ VBL इंटू साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन में हम VB साइन थीटा जो है
वो लिख सकते हैं इसके साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ वी बी इंटू साइन थीटा, और v जो है जो वी बी साइन थीटा को हम कह सकते हैं दैट इज़ v क्रॉस b। तो v और b के दरमियान एंगल है ये थीटा। तो v को अगर मैं r ओमेगा लिख लेता हूँ तो इसमें जो हमारे पास ओमेगा जो है दैट इज़ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये बाहर आ जाएगा और हमारे पास r क्रॉस b बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 भी लगाना था, यहाँ मैंने लिखा था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो 2l और r है, अगर इसको मैं 2l और r लिख दूँ और उसके साथ b करूँ तो हमारे पास ये बन जाता है एरिया a क्रॉस b। तो a क्रॉस b को अगर हम खोल के लिखें तो ये बन जाता है a b इंटू साइन थीटा। तो ये देखिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है ये वही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें n से, तो n नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा n ओमेगा a b इंटू साइन थीटा। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि यहाँ जो थीटा है, नाउ दैट थीटा इज़ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड b, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर a एंड b। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जब हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं 2vbl साइन थीटा, तो इस एक्सप्रेशन में जो थीटा है दैट इज़ एक्चुअली एंगल बिटवीन v एंड b, राइट। v वेलोसिटी, इस साइड की वेलोसिटी v है तो उसके और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल। लेकिन जब हम इसको इस एक्सप्रेशन में चेंज कर देते हैं n ओमेगा a b साइन थीटा वाले एक्सप्रेशन में, तो फिर यही एंगल जो है ये एंगल बन जाता है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड b। यानी इस केस में जो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर कॉइल यूं है, अगर ये कॉइल इस पोजीशन में आ जाती है, थोड़ी सी बड़ी कॉइल अगर मैं बना लूँ, तो अगर ये कॉइल जो है जो इस पोजीशन में आ जाती है, तो इस पोजीशन में इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस तरफ ले लूँ तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है। तो इस पोजीशन में थीटा ज़ीरो है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन है n ओमेगा a b साइन थीटा, तो इस एक्सप्रेशन में थीटा ज़ीरो का मतलब ये होगा कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ज़ीरो है। और अगर हम कहें कि ये वाला एक्सप्रेशन है 2vbl साइन थीटा, तो इस एक्सप्रेशन में इस कॉइल की जो साइड है a b c d, तो इसमें ये जो साइड सी डी है इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ v, मतलब उसमें हम वेलोसिटी को शो करेंगे। तो ये जो सी डी साइड है, इस सी डी साइड की जो वेलोसिटी है वो v है। इस वेलोसिटी v और इस मैग्नेटिक फील्ड b के दरमियान एंगल भी अगर आप देखें तो ये एंगल क्या बनता है, ज़ीरो। तो बहरहाल इन दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हमारे पास जो थीटा है उसमें जो डिफरेंस है ये आप लोगों ने भी याद रखना है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं तो थीटा b और v के दरमियान, अगर ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं तो a और b के दरमियान। और ये किस तरह से ये एक्सप्रेशन चेंज होता है ये आप लोग यहाँ से इसकी ये जो फॉर्म है इसको यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों फॉर्म्स में मौजूद है। अच्छा जी, अब इसको मैं रेस कर देता हूँ, समझ आ गया आप लोगों को। अब जो हमारे पास जो है ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम यूज़ करते हैं और इसी को लेके चलते हैं, और यहाँ पर मैं एक केस बना लेता हूँ, लेट्स से केस 1 ले लेते हैं, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर थीटा ज़ीरो ले लेते हैं तो दैट मीन्स कि ये जो अभी सिचुएशन मैंने आपके सामने बनाई थी कि ये कॉइल इस तरह से प्लेस होती है कि इस कॉइल का A और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो फिर अगर हम EMF कैलकुलेट करते हैं तो n ओमेगा a b साइन ज़ीरो, तो फिर वो EMF किसके इक्वल आती है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि इस कॉइल की जब ये कॉइल रोटेट करती है तो इस कॉइल की एक पोजीशन ऐसी बनती है जिस पोजीशन पर इस कॉइल में EMF इंड्यूस नहीं होती, और ये वो पोजीशन है जिसमें इस कॉइल का एरिया वेक्टर और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है। या अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो आप ये कह सकते हैं कि इस कॉइल की ये जो साइड है सी डी साइड, लेट्स से ये जो सी डी साइड है, इस साइड की जो वेलोसिटी है v, उसकी जो डायरेक्शन है
मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ वो पैरेलल है, उस केस में भी थीटा ज़ीरो है, तो इस एक्सप्रेशन से भी थीटा ज़ीरो लगाकर ईएमएफ ज़ीरो होगी। ठीक है बच्चों, केस 2 ले लेते हैं, इसकी समझ आ गई। केस 2 इज़ के इफ़ थीटा इज़ 90, तो उस केस में तो ये होगा कि ये जो कॉइल है वो इस तरह से आ गई इस पोजीशन में ए बी सी डी, और इस पोजीशन में जो इसका एरिया वेक्टर है, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो इस तरफ है, और यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा वो एरिया वेक्टर बनेगा आउट ऑफ द प्लेन, राइट। उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन, तो उस केस में जो थीटा होगा दैट विल बी 90। ठीक है जी, बाहर की तरफ होगा एरिया, अगर ये एरिया यूँ है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, दिस विल बी एरिया वेक्टर, दिस विल बी एरिया वेक्टर ए। तो उस केस में थीटा 90 है, तो ई एम एफ विल बी इक्वल्स टू एन ओमेगा ए बी साइन 90। तो साइन 90 जो है बच्चों दैट इज़ 1, सो वी गेट इंड्यूस्ड ई एम एफ इक्वल्स टू एन ओमेगा ए बी, और इसको हम कहते हैं, इस ई एम एफ की वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और समटाइम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। लिहाजा ये जो वैल्यू बनी ये मैक्सिमम वैल्यू बनी एन ओमेगा ए बी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी, तो ये दो केसेस हो गए जिसमें कॉइल की दो पोजीशंस आपके सामने मैंने डिस्कस कर ली। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, घबराना नहीं है आपने, तो इसको अच्छा सा प्रिपेयर करना है। तो अब हमारे पास दोनों केसेस के बाद, ये दोनों केसेस आपसे डिस्कस किए, ये आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर लिखी है इस इक्वेशन में ये जो पार्ट है इसको अगर मैं लिखूं तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, क्योंकि ये जो पार्ट है एन ओमेगा ए बी दैट इज़ एक्चुअली मैक्सिमम ईएमएफ, और उसको भी मैंने लिखा था कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं ऑल्सो कि ये जो थीटा है इसको चेंज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस कॉइल का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। ये एक एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा ओमेगा टी, और ओमेगा को हम कह सकते हैं दैट इज़ एक्चुअली 2 पाई एफ टाइम्स टी। ये भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, इस एक्सप्रेशन में जो एफ आया है दैट इज़ एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल, हाउ मैनी रोटेशन द कॉइल इज़ टेकिंग और मेकिंग in 1 second, how many rotation the coil is making in 1 second, so that becomes f। ठीक है जी, the time, ये जो t है that is actually time of rotation, ये जितने देर के लिए coil रोटेट करेगी ये उसका टाइम ऑफ रोटेशन। अगर coil 10 सेकंड के लिए रोटेट करती है तो इस f का मतलब होगा नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकंड, राइट। ये होगी नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड मल्टीप्लाई ये जो t है दैट इज़ एक्चुअली द टोटल टाइम। तो यहाँ से भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन है। ठीक है जो, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो आमतौर पे ये जो f है इसकी जो वैल्यू है वो मोस्टली जो है ये 50 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब है कि इस कॉइल को रोटेट करवाया जाता है 50 रोटेशंस पर सेकेंड, तो फिर इससे वो ईएमएफ इंड्यूस होती है या वो करंट इंड्यूस होता है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में रूटीन में जो है वो यूज़ करते हैं। तो बहरहाल ये इसकी जो है ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें जो है वो इंड्यूस्ड करंट भी बना सकते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से बना सकते हैं कि फ्रॉम, हम लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, जो I होता है दैट इज़ इक्वल्स टू V अपॉन R। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर जो I होगा दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा ओवर रेजिस्टेंस। लेट्स से R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। यहाँ पर कॉइल जो है ये
आर जो है दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये जो कॉइल रोटेट करेगी, तो इसमें जो आई आएगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ये जो एप्सिलॉन नॉट ओवर आर होगा, दैट एप्सिलॉन नॉट ओवर आर इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू आई नॉट. सो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन थीटा. तो इसको भी हम लिख सकते हैं आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और फिर हम ओमेगा जो है उसकी जगह 2 पाई एफ इंटू टी लिख सकते हैं. ये जो करंट है, ये जो इक्वेशन है आई, दैट इज़ एक्चुअली द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स. तो ये है, इसको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, तो इसको बच्चों आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसको बच्चों आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ये वो करंट है जो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि मैग्नीट्यूड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा, और दूसरी बात हमने पढ़ी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और करंट का मैग्नीट्यूड. ऑलराइट, ओके जी बच्चों. अब इसमें आप दोनों चीज़ें देखें कि इसमें ईएमएफ और करंट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है. यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि जो ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो इंड्यूस्ड करंट है, अगर यहाँ से हम देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों बच्चों डिपेंड करते हैं थीटा पर, जो कि एंगल है इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो जिस तरह से ये कॉइल का एंगल जो है वो चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड से, वैसे वैसे जो ईएमएफ और करंट हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, उनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट हो, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स जो होते हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज होते हैं. ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है जी. और दोनों एंगल पे डिपेंड करते हैं. मैग्नीट्यूड तो दोनों के चेंज होते हैं. अब जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम डायरेक्शन पे, तो हम देखते हैं कि जो डायरेक्शन है उस पर क्या इफेक्ट होगा. तो डेफिनेटली डायरेक्शन जो है दैट मींस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अगर उसकी मैं बात करूँगा तो दैट इज़, अब अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग हम बनाएंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. अगर हम इसकी बात करें और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह से होगा, ठीक है जी. तो मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड करंट का कांस्टेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल पर. तो जिस तरह रोटेशन होती है एंगल चेंज होता है, 0, 90, 180, 270, 360, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगी. डायरेक्शन के लिए जो हम इसमें देखते हैं, डायग्राम मैं बनाता हूँ दो आपके सामने, और उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट हो सकती है या होती है. तो ये हमारे पास ये जो इसकी पोजीशन है कॉइल की, जिसमें मैं दो मैग्नेट्स जो है वो ले रहा हूँ, नॉर्थ एंड साउथ, और फिर से ये कॉइल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, और इस कॉइल के साथ एक मैंने स्लिप रिंग लगाया, दूसरा स्लिप रिंग लगाया, और इसमें से ये वायर निकाल कर इसके साथ जोड़ दी, ये वायर इसके साथ, फिर इसके साथ लगा हुआ है एक कार्बन ब्रश, और इस तरह इस के साथ एक लगा हुआ है कार्बन ब्रश, और यहाँ ये आउटर सर्किट, और आउटर सर्किट में ये हमारे पास यहाँ पर है लोड, और इस तरह से ये आर है, ये आर प्राइम है, ये बी है, ये बी प्राइम है, ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी है. और इस तरह जो ये कॉइल के एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से शो करेंगे, और यहाँ पर एक मैकेनिकल एनर्जी सोर्स होगा, ये होगा इस कॉइल के एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये कॉइल रोटेट करेगी, और जब ये जो कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेट करके ये कॉइल एक दूसरी पोजीशन पर जाएगी. अब अगर मैं वो दूसरी पोजीशन बनाता हूँ तो उस दूसरी पोजीशन की जो ड्राइंग है या दूसरी पोजीशन जो है उस कॉइल की वो इस तरह है कि ऐसे, और इस पोजीशन में ये जो ए बी है वो इस तरफ आ गए, और जो सी डी है वो इस तरफ चले गए, और ये जो कार्बन ब्रशेज़ हैं उसमें उनकी पोजीशन चेंज हो गई. अब जो कार्बन ब्रश इधर है वो यहाँ आ गया,
जो स्लिप रिंग है उनकी पोजीशंस चेंज हो गई है, और कार्बन ब्रशेस की पोजीशन तो वही रहेगी, ये स्टेशनरी है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। और ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये लोड है, और ये हमारे पास R है, ये R प्राइम, ये B है और ये B प्राइम, और इस कॉइल का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पर हम इसको रोटेट करेंगे, यहाँ पर एक मैकेनिकल एनर्जी सोर्स है। ठीक है जी। अब ये जो आपके सामने दो डायग्राम्स मैंने बनाई, आप इन दोनों डायग्राम्स में जो है वो डिफरेंस देखें कि इनमें क्या डिफरेंस है। राइट, पहले तो आप लोग नोटिस करें कि आपको इन दोनों डायग्राम्स जो मैंने फिगर्स बनाई हैं इसमें क्या डिफरेंस जो है वो लग रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो वो जो डिफरेंस ये है कि इस कॉइल ने रोटेट किया है। पहले इस कॉइल की जो ए बी साइड है वो एक्चुअली ये वाली साइड इस कॉइल की ए बी साइड है। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ शो करूं तो ये वाली जो कॉइल की साइड है ये ए बी साइड है, और जब ये कॉइल रोटेट की है तो ये कॉइल रोटेट करके इसकी जो ए बी साइड है वो इस तरफ आ गई है, और इस कॉइल की जो ये सी डी साइड थी, अगर इसको डिफरेंट कलर्स के साथ में शो करूं तो ये सी डी साइड है वो एक्चुअली इस कॉइल की रोटेट करके इस तरफ आ गई है। तो ये देख लें आप कि ये कॉइल की एक पोजीशन है, और फिर उसके बाद दूसरी, और उसके बाद ये रोटेट करके इस तरफ आ गई। तो जो ये ए बी साइड है, इस कॉइल की जो ए बी साइड है वो रोटेट होकर इस तरफ आ गई, और सी डी साइड उस तरफ चली गई। अब जो इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड रूल के मुताबिक ये जो ए बी साइड है इसमें करंट होगा ए से बी की तरफ, फ्रॉम राइट हैंड रूल चार्जेस नीचे मूव करेंगे। बी से सी में करंट ईएमएफ नहीं होगी, लेकिन यही चार्जेस मूव करेंगे बी से सी की तरफ, और फिर सी से ये आएंगे डी की तरफ, और डी से ये आएंगे मूव करेंगे। तो डी से ये जो चार्जेस होंगे, ये जो इस कॉइल की साइड सी डी है ये एक्चुअली कनेक्टेड है इस आर प्राइम रिंग के साथ। तो यहाँ से जो करंट होगा दैट करंट विल गो टू आर प्राइम स्लिप रिंग, और यहाँ से इस कार्बन ब्रश के ज़रिए इस लोड में, इस लोड की लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जो है ये मूव करेगा, और यहाँ से फिर ये आता हुआ इस बी ब्रश में आएगा, और यहाँ से फिर ये इस कॉइल की साइड ए बी में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोड है उसमें करंट की डायरेक्शन हुई फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है जी। तो ये है पोजीशन 1। अब आ जाए जी पोजीशन 2। इसको आप कह लें कि ये कॉइल की एक पोजीशन है, और ये है उस कॉइल की दूसरी पोजीशन, पोजीशन 2। इस पोजीशन में भी करंट राइट हैंड रूल के मुताबिक डी से सी जाएगा। ठीक है। तो जो डी से सी की तरफ जब ये करंट जाएगा, और फिर सी से ये बी की तरफ, बी से ये फिर ए की तरफ, और यहाँ से जो ये आएगा इस रिंग आर में। अब ये जो साइड है ए बी, ये रिंग आर के साथ कनेक्ट है, तो रिंग आर से करंट इस तरफ को निकल जाएगा बाहर की तरफ। यहाँ से ये करंट जो है इस लोड में इसके राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, और यहाँ से आता हुआ बी ब्रश से आर प्राइम में, और आर प्राइम से ये करंट होता हुआ इस साइड डी सी में आएगा। तो ये देखें जो आप, ये होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन। इस केस में दोनों पोजीशंस में इस तरह से ये करंट जो है ये मूव करेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस लोड में करंट की जो डायरेक्शन है इस केस में वो लेफ़्ट टू राइट है, और इस केस में करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है। तो दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। कॉइल के अंदर भी करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, वो इस तरह से कि पहले ए से बी था, अब यहाँ पर बी से ए है। पहले यहाँ पे करंट सी से डी था, तो यहाँ करंट डी से सी की तरफ आया। तो कॉइल के अंदर भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, चेंज हुई, और जो लोड है, जो आउटर सर्किट है, वहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, लेफ़्ट टू राइट, और इस पोजीशन 2 में राइट टू लेफ़्ट आई। ठीक है बच्चों। तो दोनों केसेस में करंट की जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट होगी। ऑलराइट, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। और लास्ट बच्चों इसकी बात ये हो गई कि अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इस सिचुएशन को, तो ग्राफिकली इस करंट को, जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें और इसको ग्राफ की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो इसकी जो ग्राफ बनेगी, इस तरफ को अगर हम थीटा ले लें और इस तरफ को अगर हम करंट ले लें,
तो उस केस में जो हमारे पास करंट आएगा दैट विल बी लाइक दिस वन, और ये जो फॉर्म बनेगी करंट की दैट विल बी साइनोसॉइडल फॉर्म। और इस फॉर्म में जो इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन पर जो करंट है वो ज़ीरो है, और इस पोजीशन पर जो करंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। फिर इस पोजीशन पे करंट ज़ीरो, और इस पोजीशन पे जो करंट होगा वो मैक्सिमम, और इस पोजीशन पर जो करंट होगा वो ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है, यानी करंट ज़ीरो था और ज़ीरो से चेंज होकर क्या हो गया मैक्सिमम। तो करंट में ग्रेजुअल चेंज आई, करंट ज़ीरो से बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम पोजीशन पर चला गया, और फिर मैक्सिमम से कम होता होता बिल्कुल आके ज़ीरो हो गया। और ये जो नीचे वाला हाफ है दैट इज़ नेगेटिव हाफ, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। ये करंट की डिफरेंट या ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इस हाफ को, यानी कि ये वाला जो हाफ है, ये वाला जो हाफ है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वन को, इसको, जिसमें करंट एक तरफ को फ्लो कर रहा है। और ये वाला जो हाफ है, सेकंड हाफ जो है, ये इसको, इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज भी हो रही है, और साथ साथ करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है दैट इज़ एक्चुअली साइनोसॉइडल, कि साइनोसॉइडल में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड की चेंज भी हम दिखा देते हैं, और इसमें जो डायरेक्शन की चेंज है वो भी हम इसमें दिखा देते हैं कि आउटर जो लोड है उसमें करंट की एक डायरेक्शन, और फिर जो है वो दूसरी डायरेक्शन उसमें बन जाती है, जिस तरह भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और उसका जो है वो डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, आप लोग बच्चों इसको अच्छा सा प्रिपेयर करें। आई होप कि इतना ये एक कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो लेक्चर है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पर, और इसको मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम जितना शॉर्ट या कंसाइज या कॉम्प्रीहेंसिव हो थोड़े टाइम में, उतना जो है वो इसको मैं कोशिश की कि हो सके। फिर भी बच्चों जितना भी टाइम हुआ, आई होप कि आप लोग इसको जब मुकम्मल लेक्चर को देखेंगे तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली आप इसको अच्छा सा प्रिपेयर कर सकेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में काफ़ी सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ेगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस क्वेश्चन को अच्छा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर के बारे में आप लोग अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, या मुझे मेरे अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे मुझे मैसेज करें। उसमें आपकी कोई क्यूरी हो, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहें वो ज़रूर पूछें मुझसे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को इस तरह ऑनलाइन जो है वो लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, या किस किस्म की कोई चेंज आप रिक्वायर करते हैं वो मुझे लिख कर भेजें। और दैट्स ऑल, अपना जो बहुत सा ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।